करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? आपके सामने ऑप्शंस थे भारत की विरासत और धरोहर, ऑप्शन बी था पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना, सी ऑप्शन था डिजिटल युग में पांडुलिपि संरक्षण, ऑप्शन डी था भारत की सांस्कृतिक विरासत का भविष्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना था। अतः विकल्प बी सही है। चलिए अब आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आतिशबाजी के दहन के दौरान बेरियम लवण का उपयोग प्राथमिक रंग के रूप में किया जाता है जिससे चमकदार हरी लौ उत्पन्न होती है। दूसरा कथन है, CSIR NEERI द्वारा विकसित ग्रीन क्रैकर्स को कणीय पदार्थ उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों। बेरियम लवण जैसे बेरियम नाइट्रेट हरी ज्वाला उत्पन्न करते हैं और पारंपरिक रूप से पटाखों में उपयोग किए जाते हैं। हालांकि बेरियम यौगिक विषैले होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय NGT द्वारा प्रतिबंधित है, अतः कथन एक सही है। हरित पटाखे उत्सर्जन को कम करते हैं 30 से 35% तक, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को पूरी तरह से समाप्त नहीं करते, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में ट्विन बैलेंस शीट समस्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका तात्पर्य बैंकों और कॉरपोरेट्स की बैलेंस शीट में एक साथ उत्पन्न बोझ से है। दूसरा कथन है, यह समस्या मुख्य रूप से कॉरपोरेट्स के अत्यधिक ऋण लेने तथा बैंकों में बढ़ती गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के कारण उत्पन्न हुई। तीसरा कथन है, ट्विन बैलेंस शीट की समस्या को पहली बार भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में उजागर किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी सभी तीन। दोहरी बैलेंस शीट समस्या कॉरपोरेट्स पर अत्यधिक ऋण का बोझ है और बैंकों पर NPA बढ़ रहा है, अतः कथन एक सही है। 2000 के दशक के मध्य में आई तेजी के दौरान कंपनियों ने भारी मात्रा में उधार लिया, लेकिन परियोजनाएं रुक गई, राजस्व में गिरावट आई और बैंकों का NPA बढ़ गया, अतः कथन दो सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 खंड 1 अध्याय 1 ने औपचारिक रूप से TBS समस्या को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक संरचनात्मक चुनौती के रूप में उजागर किया, अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शहरी युद्ध में नागरिकों की सुरक्षा पर न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का समर्थन करने वाले उच्च स्तरीय सम्मेलन की सह अध्यक्षता फ्रांस और सऊदी अरब ने की थी। दूसरा कथन है, वर्ष 2023 की शुरुआत से संयुक्त राष्ट्र में अपने मतदान रिकॉर्ड में भारत ने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष से संबंधित प्रस्तावों पर मतदान से लगातार परहेज किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी केवल एक। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा एक उच्च स्तरीय सम्मेलन के माध्यम से प्रस्तुत या सह नेतृत्व किया गया था, अतः कथन एक सही है। भारत ने वर्ष 2023 से कई फिलिस्तीन संबंधी मतदानों में भाग नहीं लिया है, अतः कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, लैब निर्मित हीरों यानी LGD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इन्हें उच्च दबाव, उच्च तापमान और रासायनिक वाष्प निक्षेपण जैसी विधियों के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। दूसरा कथन है, लैब निर्मित हीरे रासायनिक और प्रकाशीय रूप से प्राकृतिक हीरों के समान होते हैं। तीसरा कथन है, भारत लैब निर्मित हीरों का विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी एक, दो और तीन। लैब निर्मित हीरों यानी LGDs को HPHT और CVD विधियों का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है, अतः कथन एक सही है। ये रासायनिक, प्रकाशीय और भौतिक रूप से प्राकृतिक हीरों के समान होते हैं,
दोनों ही शुद्ध कार्बन से बने होते हैं, अतः कथन 2 सही है। भारत मुख्य रूप से सूरत एलजीडीज की कटाई, पॉलिशिंग और उत्पादन में वैश्विक अभिकर्ता के रूप में उभरा है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में आपराधिक जांच में डीएनए साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डीएनए साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मूल साक्ष्य माना जाता है। दूसरा कथन है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि डीएनए प्रोफाइल मान्य और विश्वसनीय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी केवल दो। डीएनए साक्ष्य मूल साक्ष्य नहीं है। यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 39 के अंतर्गत राय साक्ष्य है, अतः कथन एक सही नहीं है। अनिल बनाम महाराष्ट्र राज्य 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने डीएनए प्रोफाइल की विश्वसनीयता को बरकरार रखा, लेकिन गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर दिया, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, कोआला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये मैर्सुपियल हैं और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। दूसरा कथन है, आईयूसीएन रेड लिस्ट कोआला को लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत करती है। तीसरा कथन है, आवास हानि, वनाग्नि और क्लाइमाइडिया आदि उनके अस्तित्व के लिए प्रमुख खतरे हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी एक, दो और तीन। कोआला मैर्सुपियल है और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, अतः कथन एक सही है। पिछले 2 दशकों में ऑस्ट्रेलिया की जंगली कोआला आबादी में भारी गिरावट आई है और उन्हें आईयूसीएन रेड लिस्ट 2021 में सूचीबद्ध की लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, अतः कथन 2 सही है। आवास विखंडन, झाड़ियों की आग, 2019-20 में लगी आग में हजारों लोग मारे गए और क्लाइमाइडिया कोआला के लिए प्रमुख खतरे हैं, अतः कथन 3 सही है। न्यू साउथ वेल्स सरकार के वर्ष 2020 के आकलन के अनुसार बीमारी, आवास हानि, जलवायु परिवर्तन और सड़क दुर्घटनाओं जैसे जटिल खतरों का सामना करते हुए कोआला वर्ष 2050 तक विलुप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2025 तक कर दिया है। दूसरा कथन है, एथेनॉल का उत्पादन केवल गन्ने और मक्के से किया जा सकता है। तीसरा कथन है, एथेनॉल मिश्रण के उपयोग से भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी केवल एक और तीन। वर्ष 2030 तक 20% मिश्रण का मूल लक्ष्य वर्ष 2025 तक कर दिया गया था और वर्तमान इथेनॉल आपूर्ति वर्ष में ही प्राप्त कर लिया गया है, अतः कथन एक सही है। एथेनॉल उत्पादन के लिए फीड स्टॉक में गन्ना, मक्का, चावल, क्षतिग्रस्त अनाज, बांस, कृषि अवशेष आदि शामिल हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। एथेनॉल मिश्रण भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को भी कम करता है। यह ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को बढ़ावा देता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में स्थापित किया गया है। दूसरा कथन है, भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता यानी CECPA 2021 भारत द्वारा किसी अफ्रीकी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों। भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है, जो किफायती मेड इन इंडिया जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करेगा, अतः कथन एक सही है। भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता 2021 भारत का किसी अफ्रीकी देश के साथ किया गया पहला व्यापार समझौता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 368।
इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 में प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य की विधायिका में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा राज्य की राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है, अतः विकल्प ए सही है। अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। मुर्गी पालन को बढ़ावा देना, देशी गौवंशीय नस्लों का संरक्षण और विकास करना, विदेशी गौवंशीय नस्लों का आयात करना, मांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर दीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।